खत्म हुआ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल। प्रणब ने नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी बधाई। 25 जुलाई को रामनाथ कोविंद लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। झारी के नर पिशाचों को मौत की सजा। गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला। सुरेंद्र कोहली और बुनिंदर सिंह पंडेर को होगी फांसी। सुशील मोदी पर बीजेपी सांसद का तल्ख बयान। भोला सिंह ने कहा, सुशील मोदी ने बीजेपी को बनाया कत्लगाह, सूमो को बताया बीजेपी का खलनायक। कांग्रेस के 6 सांसद लोकसभा से निलंबित। लोकसभा स्पीकर ने 5 दिनों के लिए किया सस्पेंड। स्पीकर के ऊपर फेंक रहे थे कागज। महागठबंधन में नहीं थम रहा तकरार। रघुवंश प्रसाद ने साधा नीतीश पर निशाना। कहा, बिहार में चरम पर है भ्रष्टाचार। मीसा भारती की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मीसा और शैलेश की जवाब से ईडी नहीं संतुष्ट। दिल्ली का फार्म हाउस हो सकता है जब्त। धनबाद में नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सरकार पर जमकर बोला हमला। सीएनटी एसपीटी एक्ट और किसानों की आत्महत्या को लेकर सरकार को जमकर कोसा। रामगढ़ में बारिश से दामोदर और भैरवी नदी उफान पर। रजरप्पा मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा पानी। मंदिर के बाहर की दुकानें कराई गई खाली। सावन की तीसरी सोमवारी पर सीएम रघुवर दास ने की पूजा। जमशेदपुर के सूर्य मंदिर में परिवार सहित किया जलाभिषेक। सूबे के लिए की सुख शांति और विकास की कामना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर और मैं हूं रजनी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने बतौर राष्ट्रपति रहते हुए आखिरी बार देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ड्यूटी को निभाने की पूरी कोशिश की है। मेरे लिए संविधान ही सब कुछ रहा है। सियासी दलों ने जो मेरा सहयोग किया है उसका मैं शुक्रगुजार हूं। मैं इस देश की जनता का हमेशा कर्जदार रहूंगा। इस दौरान उन्होंने देश में हो रही हिंसा पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि हम हर दिन अपने आसपास बढ़ती हिंसा देख रहे हैं। इसकी बुनियाद में अंधेरा, डर और आपसी भरोसा खो देने का माहौल है। वहीं उन्होंने नए राष्ट्रपति कोविंद को बधाई भी दी। मॉनसून सत्र में विपक्ष रूपी हंगामे के बादल मंडराने लगे हैं। विपक्ष ने तेजस्वी यादव मामले पर जिस तरह सरकार को अल्टीमेटम दिया है, सवाल है कि क्या तय वक्त में एक्शन होगा। देखिए रिपोर्ट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बर्खास्तगी पर अड़ा विपक्ष फिर हमलावर है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ऐलान किया है कि अगर 27 जुलाई तक बिहार के मुखिया इस मामले पर संज्ञान नहीं लेते तो विपक्ष 28 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र को चलने नहीं देगा। वैसे विपक्ष के इस ऐलान और सरकार को दी गई चेतावनी पर जेडीयू ने कड़ा रुख इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि राजनीति में ब्लैकमेल न करें। शांतिपूर्ण सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी होती है। विधानमंडल का चलना ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सामूहिक जवाबदेही है और विधानमंडल चलना चाहिए। लोकतंत्र में वो चुन के नेता आए हैं और यहाँ जो पॉलिसीज़ बनती है वो आगे के विकास के बिहार की रूपरेखा तय करती है। ऐसे में विपक्ष के द्वारा एक समय सीमा निर्धारित करके टर्म्स डिक्टेट करना ये लोकतंत्र के फीलिंग के खिलाफ है और न ही हम लोग प्रेशर में आने वाले हैं। हमारा आग्रह है विपक्ष से कि वो सकारात्मक राजनीति करें और दबाव की राजनीति कोई फ़ायदा नहीं लोकतंत्र के लिए और हम दबाव की राजनीति में आने वाले नहीं हैं। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, उस स्टैंड पर हम कायम हैं। वैसे ये पूरा मामला अब आरजेडी और सीएम के बीच का ही दिखता है। जेडीयू ने भी इस मामले पर अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन क्या इस सियासी घमासान का असर बिहार विधानमंडल के चौखट पर दिखेगा और क्या महज कुछ दिनों के इस छोटे मानसून सत्र में हंगामा ही हंगामा होगा? वैसे विपक्ष की इस चेतावनी को आरजेडी के नेता ने और हवा देने का काम किया है। लोकतंत्र की मर्यादा का हनन कर रहे हैं और लगातार इस तरह से वक्तव्य देने का काम कर रहे हैं। इसकी जनता पर कोई असर होने वाला नहीं है और स्मूथली चलेगा विधानसभा।
बिहार विधानमंडल के बीते कुछ सत्र पक्ष और विपक्ष के ही हंगामे की भेंट चढ़े हैं। वैसे इस बार बिहार में पहले से ही सियासी बादल ने तापमान को और बढ़ा दिया है, तो क्या इसका असर बिहार विधानमंडल के सत्र पर दिखेगा? बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भले ही कुछ दिनों का होगा, लेकिन तेजस्वी मामले पर विपक्ष ने तेवर साफ कर दिया है और आसार साफ है कि इस मानसून सत्र में हंगामे की बदरी खूब बरसने वाले हैं। कैमरामैन अकबर अली के साथ अमित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। 27 अगस्त को बीजेपी के खिलाफ लालू यादव रैली करने वाले हैं। क्या इन दिनों की सियासी उठापटक ने आरजेडी को एकजुट किया है? रिपोर्ट देखिए। लालू और उनका पूरा परिवार कुछ वक्त से निशाने पर है। इन्हीं हालात में 27 अगस्त को होने वाली आरजेडी की रैली आकार ले रही है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाली बीजेपी भगाओ देश बचाओ रैली को लेकर 1.5 दर्जन से ज्यादा सियासी दलों को आमंत्रित किया गया है। कोशिश यही कि लालू पर लगे इल्जामात को भी भुनाया जाए। कहीं मजदूर का कोई हैसियत नहीं रह पाएगा। ये तो मतलब कि सभी चीज जो कॉरपोरेट घराने के जो लोग हैं उसी से सारा चीज करवा रहा है। मतलब तो इसीलिए काफ़ी लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में ही नहीं, छत्तीसगढ़ से भी लोग आ रहा है, आपको झारखंड से आ रहा है, उत्तर प्रदेश से भी आ रहा है। यानी इसके लिए हम बहुत धन्यवाद इनको देते हैं। और मतलब कि जो रैली होगी ऐतिहासिक होगी और 18 दलों के गैर भाजपाई दलों का नेता होगा। तो क्या सुप्रीमो की कमजोरी आरजेडी की मजबूती बनती जा रही है? और क्या 27 की रैली केंद्र के खिलाफ सबसे बड़ा हल्ला बोल साबित होगी? वैसे विपक्ष ने इस रैली के बेअसर होने की भविष्यवाणी कर दी है। रैली फ्लॉप होगा। अब बिहार की जनता लालू जी को समझ चुकी जा करके कि 15 वर्षों के शासन में उन्होंने क्या किया था। घोटाले ही घोटाले हो रहे थे और घोटाले के बाद जो सामने बातें आ रही जा करके है, जो गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को लूटने का उन्होंने काम किया, संपत्ति बनाने का काम किया। आज फिर से सीबीआई आयकर विभाग के द्वारा जांच की जा रही है। तो अब जनता समझ चुकी है कि जनता के गाढ़ी कमाई के पैसे का उन्होंने अपने लिए फ़ायदे के लिए उस पैसे को इकट्ठा करने का काम किया और जनता अब उनके झांसे में आने वाली है नहीं। राजनीति में संभावनाओं को खारिज करना बुद्धिमानी नहीं। जहां तक आरजेडी और उनके सुप्रीमो का सवाल है, बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी कई बार इसका असर साफ दिखा है। तो क्या केंद्र के खिलाफ 27 अगस्त की रैली को नजरअंदाज किया जा सकता है? पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वैसे पटना में अचानक से जेडीयू के प्रवक्ताओं ने तेजस्वी के मामले में बोलने से मना कर दिया है, जिस पर बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि जेडीयू को सत्ता का डर सताने लगा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद नारायण झा ने कहा है कि जेडीयू को नीतीश की छवि से ज्यादा सत्ता की चिंता है। जनता दल यू को सत्ता का डर समा गया है। अब उसे लगने लगा है कि छवि से बड़ी सत्ता है। अब नीतीश कुमार जी की छवि जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने की थी, उससे महत्वपूर्ण उसे सत्ता में बने रहना लगता है। इसलिए इतना समय दिए जा रहे हैं और इसलिए आज चुप्पी भी हो गई जब राजद ने अपना रुख कड़ा किया। तो ये उचित नहीं है। नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मामले में उनकी एक छवि रही है। क्या हुआ आज उस छवि का? अभी तक जवाब नहीं दिया और जवाब ही नहीं दिया। राजद ने साफ कह दिया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और न ही इसका जवाब देंगे। और इसका तो ये भी मतलब है कि राजद ने कह दिया कि जो करना है सो कर लो, लेकिन इसके कुछ करने के बजाय जदयू के प्रवक्ता यदि मौन हो गए हैं आज, तो ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता उनके लिए भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से बड़ा हो गया। आज नीतीश कुमार की छवि की आज धज्जियां उड़ गई, ये इसका प्रमाण है। सुशील मोदी पर बीजेपी सांसद भोला सिंह का तल्ख बयान दिया है। भोला सिंह ने कहा है कि सुशील मोदी ने बीजेपी को कत्लगाह बनाया है। सुमो ने भोला को, जो भोला सिंह है, उन्होंने सुमो को खलनायक कहा है। हमने में ठीक सुशील मोदी को नहीं दिखाई पड़ता है कि जो आदमी 3-4 वर्ष में रहा मंत्री और हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है, भ्रष्टाचारों से नहीं दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री की और नीतीश की जो नजदीकीपन है उसको दूर करता है, उस पर आघात करता है। और ये सब कुछ हो रहा है
कि बिहार की राजनीति हमारे मुताबिक चले, हम वहां तक जाएं जहां हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सुशील मोदी लड़ रहे हैं, सुशील मोदी विधानसभा को नहीं चलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो फैसला नहीं। खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सुशील मोदी ने बिहार की ये दुर्दशा की। भाजपा को नीतीश जा रहे थे, नीतीश जाने की स्थिति में हैं। भाजपा को दरवाजा खोलना चाहिए। अभी भाजपा ने बड़ा धीरे से खिड़की खोला है और सुशील मोदी उस खिड़की को बंद करने लगे। भोला सिंह के बयान पर सुशील मोदी ने कहा है कि भोला जी बहुत वरिष्ठ नेता है, इसीलिए वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देंगे। वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सीनियर हैं, 8 बार के एमएलए एमपी, बहुत बुजुर्ग हैं, हमारे वरिष्ठ हैं। उनकी किसी बात का मैं जवाब नहीं दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि पार्टी की जो नीतियां हैं और गठबंधन की जो रणनीति है उसके बारे में राज्य पार्टी निर्णय नहीं करती है। पार्टी का सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वही फैसला करता है। देखने वाली बात है कि आखिर अब कार्रवाई क्या भोला सिंह पर होती है, क्या इंतजार करना होगा। रुक करते हैं अगले खबर का। लालू यादव की बेटी मीसा भारती के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब प्रवर्तन निदेशालय मीसा और उनके पति शैलेश के दिल्ली के बिचवासन स्थित फार्म हाउस को जब्त करने की तैयारी में है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत फार्म हाउस जब्त किया जाएगा। साथ ही शैलेश से फिर पूछताछ की तैयारी में है। गौरतलब है कि ईडी मीसा और शैलेश के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बीते दिनों सीबीआई की तुलना कुत्ते से कर दी। चंद्रशेखर के बयान के बाद बिहार की सियासत में सहयोगी और विरोधी ने पलटवार किया है। वहीं सहयोगी जदयू ने इस बयान पर कहा है कि महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोगों को ऐसे शब्दों के इस्तेमाल का गलत संदेश जाएगा। वहीं सीबीआई के मामले पर भाजपा ने विरोध जताते हुए कहा है कि देश के सर्वोच्च एजेंसी को लेकर नीतीश सरकार के ऐसे बेतुके बोल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, आपदा मंत्री का बयान का एक कट पर पूरे टोटलिटी में देखने पर ही टिप्पणी की जा सकती है। मैं देखा नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि एक लोकतंत्र में एक उच्च पद पर बैठा व्यक्ति को भाषा का संयम मेंटेन करना चाहिए, भाषा की मर्यादा, कहने के तरीका, जो कोई भी हो। मैं टिप्पणी पूरा देखा नहीं, इसलिए टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, उस पद के व्यक्ति को शब्दों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए, भाषा की शालीनता हो। इस बात पर यदि सावधानी बरतें तो लोकतंत्र के लिए और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। नीतीश सरकार के मंत्री चंद्रशेखर जी के द्वारा जिस तरह सीबीआई पर हमला किया गया है, अमर्यादित गैर जिम्मेदाराना जो बयान दिया गया जाकर के है, वह बयान काफी दुर्भाग्यपूर्ण जाकर सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है और चंद्रशेखर जी एक मंत्री है, संवैधानिक पद बैठे हुए हैं। जिस तरह से हताशा में आरजेडी के मंत्री के द्वारा हमला सीबीआई पर किया निंदनीय जाकर के है। हम नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि ऐसे मंत्री को जो संवैधानिक पद पर रहते हुए संवैधानिक संस्थाओं पर जो हमला किया जाकर के है, ऐसे चंद्रशेखर जी को बर्खास्त करने का मांग करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और अररिया से आरजेडी सांसद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी कौन से दूध के धुले हुए हैं? वो रात में बीजेपी और दिन में राजद के साथ रहते हैं। क्या होता है, आधा घंटा बाद क्या खत्म जी? पार्टी का निर्णय तेजस्वी पर कोई चार्ज है भाई, वो खानदान में तो इस पर चार्ज नहीं कोई। अब किसी को अगर 2 लाख रुपया अगर उसका खाता से निकल जाता है तो दिखाता जी नोट लेने के उसको फंसा। कटिहार में नगर निगम ने बिजली विभाग पर 7 करोड़ के बकाये का दावा ठोका है। तो वहीं बिजली विभाग ने भी नगर निगम पर 12 करोड़ के बिजली बिल बकाया होने की बात कही है। इतना ही नहीं, इस तनातनी के बीच दोनों विभाग के अधिकारी एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां बिजली विभाग निगम पर बिजली बर्बाद करने के आरोप लगा रहा है, तो वहीं नगर निगम बिजली के मीटर लगे ना होने का हवाला दे रहे हैं। ये बात तो बिजली विभाग का जो बिल है वो बिल ही फैब्रिकेटेड है, उस बिल को हम सही नहीं मानते हैं और ये उसका बिल है। नगर निगम का भी बिल उसके ऊपर है 7 करोड़ का। और 31 मार्च को जो तत्कालीन जो कार्यपालक अभियंता थे उनके साथ हमने एक एग्रीमेंट किया था कि हम ये पैसा आपको दे देंगे
यदि आप भी हमको 7 करोड़ रुपया दे दीजिए। रोहतास में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर DRDA हॉल में डीएम अनिमेश कुमार ने बैठक की। बैठक में स्वच्छता अभियान पर भी चर्चा की गई, लेकिन बैठक के दौरान नगर थाना अध्यक्ष दयानंद शर्मा झपकी लेते नजर आए। थाना अध्यक्ष की झपकी लेती तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है, आप देख भी सकते हैं। 15 अगस्त आजादी का जश्न जिस दिन मनाना है उसके लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन कितने कान के अंदर गए हैं ये आप देख लीजिए, सो रहे हैं। पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति की विशेष बैठक हुई। बैठक निगम कार्यालय के मौर्य लोक में मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कुल 6 विकास योजनाओं पर मोहर लगी है। साथ ही प्रत्येक वार्ड में 77 लाख रुपए के प्रस्ताव पारित हुआ है। पटना के दानापुर के BSL गोदाम में जिलाधिकारी संजय अग्रवाल और जीविका से जुड़ी महिलाओं के नेतृत्व में 25,000 शराब की बोतलों पर बुलडोजर चलाया गया। नष्ट शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए है। जिला प्रशासन ने तीसरी बार जब्त शराब पर बुलडोजर चलाया। इस शराब की लगभग 25,000 बॉटल, जिसमें बियर की 5,000 बॉटल शामिल हैं और 5,000 पाउच, कुल मिलाकर के लगभग 30,000 बॉटल और पाउच, जिसमें 12,000 लीटर से अधिक की शराब है, उसको आज नष्ट किया जा रहा है और इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए मार्केट में है। तो आज ये नष्ट बिल्कुल सभी सार्वजनिक तौर पर किया जा रहा है। साथ ही इसमें आज के इस नष्टीकरण में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी मौजूद है, जिनकी पहल पर पूरे बिहार में आज शराबबंदी है और महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आज ये खुश हैं कि यह मौका है कि इनके अपने सामने इन्होंने शराब का अंतिम संस्कार होते हुए देखा, क्योंकि इनकी शुरू से मांग थी कि शराब बिहार में बिल्कुल बंद हो। और ये आज बंद होने के बाद जिन लोगों ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की, उनके विरुद्ध न केवल कड़ी कार्रवाई हो रही है, वो लोग जेल में हैं, बल्कि उनके पास जितनी भी शराब जब्त की है, उनके पास जितने वाहन जब्त हुए, यहाँ तक कि मकान मालिक भी जब्त है, उनको मकान को भी हम लोग सीज कर रहे हैं और ऑक्शन की कार्रवाई। बिहार की खबरों के बाद अब रुख करते हैं झारखंड की खबरों का। जमशेदपुर में सावन की तीसरी सोमवारी पर भारी बारिश के बीच लोगों और मुख्यमंत्री की आस्था देखने को मिली। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने विधानसभा क्षेत्र बारीडीह घाट से जल लेकर सूर्य मंदिर तक पैदल यात्रा की और सूर्य मंदिर पहुंचकर जल अर्पित किया और राज्य की सुख शांति की कामना की। उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य और पार्टी के कई नेता मौजूद थे। साथ ही हजारों समर्थकों का हुजूम भी था। सीएम की सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। महीना है और आपने देखा इस अध्यात्म के प्रति इस बरसात के भारी बरसात के बावजूद हजारों की संख्या में हमारे पुरुष अपनी इस शक्ति की आराधना करते हुए कि हर परिवार में सुख समृद्धि आए, राज्य में भी सुख समृद्धि आए और इस समृद्ध राज्य में जो गरीबी पल रही है, मैंने भगवान शिव से यह आराधना की, भगवान हमें इतनी शक्ति दे इस समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी पल रही है, उस गरीबी को हम समाप्त कर सकें। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने धनबाद दौरे में मीडिया से बात करते हुए सरकार पर जमकर हमला बोला। अपने ऊपर लगे CNT SPT के उल्लंघन मामले को लेकर हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार जांच करा ले कौन CNT SPT का उल्लंघन कर रहा है। वहीं किसान आत्महत्या के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। ये तो हमने पहले ही आगाह किया था सरकार को। किसान देश के अंदर जितना संवेदनशील वर्ग है शायद ही कोई वर्ग है। और आपको पता है जब जब NDA सरकार आई है देश में, राज्य में, सबसे पहले किसान प्रभावित होते रहे हैं। देश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा ही है। और आज नहीं, ये पहले से ही हमने इसको आगाह किया था कि जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में किसान आत्महत्या कर रहे हैं और वो आग हमारे राज्य तक ना पहुँचे, इसके लिए सरकार सचेत हो और इस पर गंभीर चिंतन करे और इसका कोई समाधान निकाले। लेकिन सरकार शुरुआत रांची से क्या, मुख्यमंत्री के चंद मतलब 2-3 किलोमीटर के दूरी पर किसान आत्महत्या कर रहा है। और इस राज्य के मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता तो देखिए कि उनके दुखों पर
उसके घरों तक जाने की सोच नहीं रखते हैं। ये मीडिया अखबारों के माध्यम से क्या करना चाहती है, चरित्र हरण की राजनीति कर रही है। इनको भी पता चलेगा, समय आने दीजिए कि किसने CNT SPT का उल्लंघन किया है। अगर सही तरीके से इस राज्य में जांच हो जाए तो पता चलेगा कि इस राज्य में जो बसे हुए यूपी बिहार से लोग, छत्तीसगढ़ से लोग, सभी लोगों का घर द्वार को डोजरिंग करना पड़ेगा। आज खुद मुख्यमंत्री जहां बसे हैं, जहां से विधायक बन के आते हैं, जिसको 86 बस्ती कहते हैं, क्या वो CNT SPT का उल्लंघन नहीं है क्या? पहले वो अपने घरों को उजाड़े। जिस दिन वो अपने उजाड़ के दिखाने का ताकत रखेंगे, उस दिन मैं भी उसका जवाब। झारखंड में बढ़ते साइबर अपराध पर सरकार गंभीर नजर आ रही है, जिसको लेकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य में साइबर थानों का निर्माण कराने जा रही है। सॉफ्टवेयर ऑडिट और वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के लिए सर्ट झार की स्थापना की जा रही है। सर्ट झार बेसिकली एक भारत में संस्था है, सर्ट इन करके, कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पांस टीम। इसमें ये होता है, अगर मान लिया कोई महत्वपूर्ण वेबसाइट पे कोई अटैक होता है, कोई हैक होती है या किसी भी तरह का वायरस से कोई सिस्टम अफेक्ट होता है, तो भारत सरकार के लेवल पे सर्ट इन की टीम है, ये तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करके और जो भी करेक्टिव मेजर होता है वो लेती है। और इसके साथ साथ ये वार्न भी करती रहती है कि क्या क्या किस तरह के वायरस चल रहे हैं, किस तरह का अटैक हो रहा है, उसके लिए क्या सुविधा करनी है। ये भारत सरकार की एजेंसी भारत सरकार के सभी विभागों को वार्न करती है, राज्य सरकार को भी इनपुट देती है। तो एकदम इसी की तर्ज पे यहाँ पे सर्ट झार की स्थापना की जाएगी। महत्वपूर्ण है DGS की स्थापना। IT विभाग का बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो गई हैं, बहुत सारे काम सब ऑनलाइन हो रहे हैं, तो इसमें जिला स्तर पे एक स्ट्रक्चर खड़े किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई थी। तो पिछले कुछ महीनों में जिला स्तर पे एक सोसाइटी बनी हुई है, डिस्ट्रिक्ट ई-गवर्नेंस सोसाइटी, जो कि उपायुक्त की अध्यक्षता में सोसाइटी होती है और DIO इसके सेक्रेटरी हैं, कुछ जगह DDC इसके सेक्रेटरी हैं। लेकिन इसमें मैन पावर की कमी थी थोड़ी, क्योंकि सोसाइटी तो थी लेकिन कोई ऐसा डेडिकेटेड मैन पावर नहीं था जो IT और इससे रिलेटेड काम करे। तो उसके लिए सभी जिलों में कुछ लोगों के पद स्वीकृत करके और उन पर बहाली की गई है, जिसमें से ई-बैंक मैनेजर है, ई-मर्चेंट मैनेजर है, ई-नेटवर्क मैनेजर है, ये जिला लेवल के पद हैं, और फिर एक ई-ब्लॉक मैनेजर है जो कि ब्लॉक लेवल का पद है। तो करीब 300 के आसपास लोगों की बहाली की गई है। कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली वामेस ये है कि जितने भी हमारे कार्य विभाग हैं, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पेयजल स्वच्छता विभाग, जल संसाधन वन एवं पर्यावरण विभाग, इसमें इनके जो बिल प्रिपरेशन से लेकर के बिल प्रिपरेशन, MB भरना, बिल बनाना, अकाउंट भेजना, फिर उस बिल का ट्रेजरी में जाना, ट्रेजरी से पास होना, ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और इसको 1 जुलाई 2017 से लागू। सरायकेला में ईछागढ़ के BJP विधायक साधुचरण महतो ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बताया जाता है कि 181 गांव के विस्थापितों को पुनर्वास के तहत मुआवजा दिलाने के लिए विधायक ने जल सत्याग्रह किया। वहीं विधायक ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द विस्थापितों को मुआवजा दे, नहीं तो जल सत्याग्रह चलता रहेगा। इस दौरान चांडिल डैम के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार वर्णपाल ने कहा है कि सरकार विस्थापितों को मुआवजा दे चुकी है। जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, सरकार बहुत जल्द उन्हें मुआवजा देगी। 12 करोड़ रुपया अभी भी 12 करोड़ रुपया लोगों को नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया? पहले वैसे 9 गांव को विस्थापित को पूरा पैसा देने का काम करे और उसके बाद विभाग और गांवों को डुबाने का बात करे। इसीलिए हमारा मांग है कि इसके साथ साथ जो सभी विस्थापितों को 25-25 लाख का पैकेज दे। नियम था अच्छा सरकारी नियम के हिसाब से। तो पहला फेज तो वही होगा, क्योंकि उन लोगों को नोटिस देके उन लोगों को कहा जाएगा आप खाली कीजिए बोले जगह। उसका धीरे धीरे फिर हम बाकी लोगों को भी हटाया जाएगा।
रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर के सीढ़ियों तक भैरवी और दामोदर नदी का पानी पहुंच चुका है, जिससे मंदिर परिसर में कई दुकानों को खाली करा दिया गया है। वहीं कई दुकानें पानी में बह गई हैं। फिलहाल रजरप्पा न्याय समिति ने श्रद्धालुओं के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी श्रद्धालु नदी में स्नान करने के लिए न जाए। पलामू पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है, जिसने 2011 और 2016 में पुलिस में बहाली कराने को लेकर 6 लड़कों से 15 लाख रुपए तक वसूल लिए। वहीं पुलिस ने कहा है कि इस अभियुक्त का नाम संतोष कुमार सिंह है। ये पहले 2005 में जैप पुलिस के पद पर बहाल हुआ था और जब छुट्टी में घर गया तो उसके बाद लौटा ही नहीं। इसीलिए विभागीय कार्रवाई करते हुए इसे भगौड़ा घोषित किया गया। फिलहाल पुलिस ने ठग को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। सरायकेला को जमशेदपुर से जोड़ने वाला जाबिर पुल भारी बारिश में ध्वस्त हो गया। उधर पुल के ध्वस्त होने से सरायकेला और जमशेदपुर का संपर्क कपाली इलाके से टूट गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण कपाली की जनता त्राही कर रही है। पुल के टूट जाने से करीब 40 किलोमीटर दूर का सफर तय कर जमशेदपुर आना होगा। धनबाद के बैंक मोड़ के श्रीराम प्लाजा में फर्जीवाड़ा का मामला उजागर हुआ है। बताया जाता है कि विदेश भेजने और नौकरी दिलाने के नाम पर दर्जनों युवाओं से लाखों रुपए की ठगी की गई। भगवती इंटरप्राइजेस कार्यालय से युवाओं को न्यूजीलैंड समेत अन्य देशों में भेजने के नाम पर मेडिकल के लिए 15-15 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। वहीं पिछले कई दिनों से कार्यालय के बंद रहने से युवाओं ने थाने में ठगी का मामला दर्ज करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 1500 का रिसिप्ट हमको दिया गया है। उस रिसिप्ट वो कहा भी गया था कि अगर इन केस आपके तरफ से कोई डीलिंग होता है, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आपका 40% अमाउंट जो है कट के डिडक्ट हो जाएगा कि आपका अमाउंट मिलेगा। लेकिन आज हम लोग शनिवार के दिन हम लोग आए तो देखें ऑफिस में ताला बंद। रांची के एसीबी के दफ्तर में झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र सिंह ने रिनपास के डॉक्टर को डायरेक्टर पद पर प्रोन्नत और अन्य नियुक्तियों को लेकर पूछताछ हुई। बताया जाता है कि राजेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री रहते डॉक्टर अमूल रंजन को रिनपास डायरेक्टर के पद पर नियुक्ति दी थी। इस मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का बयान दर्ज किया गया। सरायकेला में बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष राजमणि देवी ने आदित्यपुर, बाबा कुटी समेत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन की ओर से निचले इलाकों का भी निरीक्षण किया। वहीं जिला प्रशासन ने भी खतरनाक इलाकों से लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए। हमको सूचना मिला था कि बाबा कुटी में पानी बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर दौरा करने के लिए, यहाँ देखने के लिए आए कि अगर यहाँ पर कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग हर संभव यहाँ पर मदद करने के लिए तैयार हैं। और जो भी अगर कुछ भी अगर जनता को परेशानी होगी तो हम लोग उसके लिए हॉल भी एक करके रखे हुए हैं कि अगर दिक्कत होगा तो उनको वहाँ पर रिसीव। और भी कहीं जाएंगे? हाँ, अभी और जहाँ पर अभी हम लोग लंका टोली है, अभी क्या कुलुपटांगा है, रायडी बस्ती है। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।